अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा दीन इस्लाम एक फ़ितरत पे बेस करता हुआ मज़हब है, जिसमें हमारे तमाम मसाइल, वो तमाम चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, तमाम कारोबारी मामलात और दीगर मामलात हमारी ज़िंदगी के, उन तमाम मसाइल का हल हर मज़हब देता है। लेकिन हमारे दीन के अंदर उनका मसाइल का हल बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद है। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार मौजूद है। उस पे उलमा कराम इज्तिहाद करके और उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी राय सामने लेके आते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है जिसके बारे में लोगों के जहन में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भर जाती हैं। जब वो कोई प्रॉपर्टी की डील होते हुए देखते हैं तो वो शायद ये समझते हैं कि ये जो ब्रोकर्स जो काम कर रहे हैं या एजेंट जो काम कर रहे हैं, ये कोई गैर इस्लामी काम है, ये कोई गैर इखलाकी काम है और इस अंदाज से शायद डील करना सही नहीं है जिस अंदाज से ब्रोकरेज का काम होता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैंने थोड़ा एक किताब मुझे मिली पढ़ने के लिए, स्टेट एजेंसी से मुताल्लिक़ कारोबार के शरई अहकामात। ये तहरीर है डॉक्टर एजाज़ अहमद समदानी साहब की, दारुल अफ़्ता जामे दारुल उलूम कराची से। ये बेसिकली एक एक रिसर्च है जो कि एक किसी स्टेट एजेंट साहब ने एक जो उनके दारुल अफ़्ता जहाँ से फतवाजात मिलते हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एक क्वेश्चनर भेजा कि रियल एस्टेट के शोबे से मैं मुंसलिक हूँ और मुझे ये मसाइल के बारे में दीनी रहनुमाई कर दीजिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके बारे में शरीयत में क्या अहकामात हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बारे में जो उलमा कराम हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब, उसके अलावा मुफ्ती असगर अली रबानी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर तस्दीक की हुई है इनके जवाबात पे, जो ये फिर उसकी शक्ल में इनको पब्लिश किया गया, इसको तहरीर करके। जो सवालात हैं वो आपके सामने, आप उसका इंडेक्स देख रहे हैं। उसके ऊपर फ़ीसद कमीशन लेने का जो परसेंटेज होती है कमीशन की, उसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, मुतय्यन रकम की सूरत में कमीशन लेने का हुक्म, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बाद में बताऊंगा क्या बात हो रही है। कमीशन एक तरफ से लिया जा सकता है, ये ब्रोकर दोनों तरफ से कमीशन ले सकता है। कमीशन फ़रीक के खामोश रहने से लिया जाएगा या नहीं, बयाना की रसीद के बारे में बात है। उसके बाद मुआवजे की मजमूई रकम तय करने के बाद बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। हम आइए देखते हैं कि आगे इस पर क्या बात हो रही है। पहली चीज़ ये है जी कि सवाल ये है कि सौदा मुकम्मल होने के बाद, यानी जब डील कंप्लीट हो जाती है, बहरिया की, डीएचए की या किसी जगह भी आप डील कर रहे हैं, उसके बाद जो ब्रोकर हज़रात हैं वो उसके ऊपर अपनी कमीशन की बात करते हैं बायर और सेलर से। जो ख़रीदार है या जो बेचने वाला है उससे कमीशन लिया जाता है और मार्केट नॉर्म के मुताबिक 1% कमीशन लिया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में ये मुख्तलिफ परसेंटेज हो सकती है। हो सकता है किसी जगह पे, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी जगह मार्केट के अंदर शायद यहाँ पे 2% कमीशन लिया जाता हो। तो बहरहाल 1% कमीशन दोनों साइड से क्या वो ले सकते हैं, क्वेश्चन ये। नंबर 2 ये है कि इस कमीशन में कमी ज़्यादती भी होती है, बाज़ मरतबा ½ बाज़ मरतबा 2% और बाज़ मरतबा 2% ज़ायद भी तय होता है। अब इसका जो जवाब है वो ये है कि वो जो दे रहे हैं कि जी इसके ऊपर कि आपके ऊपर ये कमीशन लेना बिल्कुल जायज़ है। जो भी ब्रोकर हज़रात कमीशन डिमांड करते हैं अपनी डील के ऊपर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि क्लाइंट जो हैं वो उनके थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है जब कमीशन की बात की जाती है। हालांकि उनको ये नहीं मालूम कि वो जो कड़वी दवाई जो ले रहे हैं कि मुझे ये चीज़ 5 लाख रुपए की, 5 करोड़ रुपए की चीज़ मुझे ये मिल रही है, तो उस पर ब्रोकर को कमीशन नहीं ले रहा। तो सर, देयर इज़ नथिंग एफओसी इन दिस वर्ल्ड, कुछ फ्री नहीं होता उसके अंदर। वो ऑब्वियसली उसका जो बीच में कोई एक ऐसी हिडन अमाउंट है जो आपकी नोटिस में नहीं है। अगर आप कमीशन देंगे तो आप इस तरह की चीज़ों से बचेंगे। 1% कमीशन दोनों साइडों से, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। और अगर एक ही एजेंट है, मैं ही एक एजेंट हूँ और मेरे पास ही बायर है और मेरे पास ही सेलर है, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी, तो मैं दोनों पार्टी से 1% कमीशन जो है वो मैं ले सकता हूँ। वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ये उनका भी ये जवाब है। पेज नंबर 9 पे आप उनके जवाब देख रहे हैं हवालों के साथ। उसके बाद पेज नंबर 10 पे सवाल ये है कि किसी फरीक के खामोश रहने से कमीशन मुतय्यन नहीं होता। अब होता क्या है कि जब भी डील हो रही होती है, आप किसी से बात करें, क्लाइंट से, हम भी रोज़मर्रा में ये चीज़ देख रहे होते हैं डीलिंग के अंदर कि जब हम किसी से क्लियर बात करने की कोशिश करते हैं तो ये हर मामलात में, बिज़नेस के अंदर ऐसा ही हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, कि आप किसी से क्लियर बात करें तो वो उस पर आता नहीं है। वो जी देख लेंगे, आप फ़िक्र ना करें, वो उस वक्त डिसाइड कर लेंगे। तो ये वो वाली बात हो रही है कि आप जो है वो उसमें क्लियर बात जो है वो होनी चाहिए। अगर उसने वजाहत नहीं की तो क्या वो नीम खामोशी रज़ा वाली बात जो है वो उस पर खामोशी नीम रज़ा वाली बात के तौर पे ले लिया जाए उसके ऊपर, या उस पर क्लियर बात उसके ऊपर लेनी चाहिए। तो वो कह ये देंगे कमीशन का तयन बाज़ औक़ात सौदेबाजी के दौरान तय हो जाता है और बाज़ औक़ात बातों बातों वजाहत कर दी जाती है, जो कि एक तरफ़ा होती है। ऑब्वियसली एक तरफ से जो ब्रोकर है वो अपनी बात क्लियर कर रहा है, दूसरा फरीक यानी बाज़ औक़ात एजेंट और बाज़ औक़ात पार्टी वो भी हो सकती है, इस वजाहत को खामोशी से सुन लेता है लेकिन उस पर कोई हाँ ना में जवाब नहीं दे रहा। तो उस पर बात क्या है, वो कहते हैं कि जी
और दूसरा सवाल ये है कि अगर कमीशन मुतय्यन ना हो तो एजेंट का मुआवजा क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि बाद में जब उस पर फड्डे बनते हैं और कोई इशू होता है उस पर, तो फिर क्या होता है। तो इसमें बहुत क्लियर कट उन्होंने ये जवाब दिया है इसका, दोनों पॉइंट्स का, कि कमीशन मुतय्यन होने के लिए फ्रीकैन का ज़ुबान से बोलना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने जो हमारे पास जो टीम काम कर रही होती है, सेल्स जो एजेंट्स होते हैं ऑफिस में, उन्हें हम बहुत क्लियर बात ये करते हैं कि जब क्लाइंट से बात करें तो उनको क्लियरली बताएं कि सर हम अपना कमीशन इस पर चार्ज करेंगे, हमारा ये कमीशन है जो हम आपसे लेंगे, 1% कमीशन में आपसे इस पर डिमांड करेंगे आपको ये सर्विसेज देने के ऊपर। क्योंकि बाद में जब वो डील ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर मसाइल सामने होते हैं और बदमज़गी होती है जो कि आपके ताल्लुकात को ख़राब करती है। सो वो भी वही बात क्लियरली लिखी जा रही है पेज नंबर 11 के ऊपर, कि अगर ये मामले में चीज़ों से पहले इसमें क्लैरिटी ना लेके आई जाए तो जिसके नतीजे में बाज़ मरतबा कशीदगी पैदा हो जाती है और उजरत मुतय्यन ना करने की वजह से शरन ये इजारा फासिदा है, यानी दोनों के लिए। अगर एजेंट जो है वो भी उसको तय नहीं कर रहा तो उसके लिए भी वो चीज़ जो है फासिद हो जाती है, जिसका हुक्म ये है कि जिस मामले को आप सरंजाम दें, इस जैसी सूरत में दूसरे एजेंट जितनी उजरत वसूल करते हैं आपको इतनी उजरत वसूल करने का हक़ है। अगर वो इतनी उजरत देने से इनकार करे, यानी कि मार्केट नॉर्म चल रहा है 1% का, लेकिन क्लाइंट कहता है कि जी मतलब मैं तो नहीं दूंगा 1%। अब ये बड़ी नॉर्मल कॉमन सी बात है कि आप जब बड़ी कोई डील होती है 10 करोड़ रुपए की वो घर खरीद रहा है, लेकिन अगर उसको ये उस पर 1% कमीशन जो है 10 लाख रुपए, वो मसला हो जाता है क्लाइंट के लिए देना। 10 करोड़ निकल रहा है लेकिन 10 लाख नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ब्रोकर हज़ार जो है वो उसके अंदर समटाइम 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक के टॉप लग जाते हैं बीच में, और क्लाइंट को चूँकि वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो आँख हो जल पहाड़ हो जल वाली बात हो जाती है। तो उसलिए बेहतर ये है कि वो चीज़ पहले से तय कर ली जाए क्लाइंट के साथ और आप उस पर करें। लेकिन अगर वो तय नहीं की गई तो जो मार्केट में जो कमीशन चल रहा है ब्रोकर हज़रात वो कमीशन लेने के लिए डिमांड कर सकते हैं, उस पर दबाव डाल सकते हैं उसके ऊपर। ये शरई तौर से ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है। फिर सवाल ये है कि किसी सौदे में 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट हों तो मिलने वाली रकम क्या बराबर बराबर तकसीम की जा सकती है। बाज़ औक़ात मेहनत या ताल्लुकात वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए बाहमी रजामंदी से ये इसकी रेशो भी तकसीम हो सकती है, या 60-40 कर लिया, 70-30 कर लिया उसके ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि जी बिल्कुल, अगर बाहमी रजामंदी से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ 2 एजेंट आपस में काम कर रहे हैं, और कोई ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए आपको मलिर कैंट में या अस्करी फोर में या किसी कोई एक आदमी काम कर रहा है नाज़ाबाद के अंदर, उसे कोई चीज़ लेनी है किसी दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे ऑथोराइज डीलर्स हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पे ऑथोराइज हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट्स कुछ दी हुई हैं, हम यहाँ सेटअप लेके बैठे हुए हैं, तो हम जो है वो आपके क्लाइंट का भी हम 50-50 चार्ज करेंगे। यानी मैं तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी, यहाँ से सेलर मेरे पास है, लेकिन जो आपकी खरीदार की पार्टी है उसके 1% का भी मैं आपसे 50% चार्ज करूँगा। तो शरई लिहाज से ये भी जायज़ है अगर वो चीज़ तय कर ली जाए। अब वो जो भी चीज़ है वो 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, जो भी है, अगर 2 एजेंट म्यूचुअली उसको रख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अहम सवाल है कि जी सिर्फ बयाना की रसीद लेकर जायदाद को आगे फ़रोख्त करना। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो सेल्स एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो सम टाइम ऐसा करते हैं कि आपने कोई डील की और उस डील के ऊपर आपने जो टोकन अमाउंट है, जो बयाना है, वो आपने अपनी तरफ से उस पर लगा दिया और आपने क्लाइंट से कहा कि जी ये चीज़ सेल हो गई है आपकी। तो चूँकि मार्केट चल रही होती है, काम अच्छा हो रहा होता है और आपको पता होता है ब्रोकर हज़रात को कि जी मैं इसके ऊपर जो है ठीक है, आप कितने की डिमांड कर रहे हैं। उसने कहा कि जी मुझे तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 करोड़ रुपया की मैं डिमांड कर रहा हूँ, 2 करोड़ रुपये का उसका रेट तय हो गया उसका। तो ब्रोकर ने कहा कि ठीक है, आप ये मुझसे बयाना दे दीजिए और पेमेंट के लिए 1 महीने का 1.5 महीने का मुझे टाइम दे दीजिए। अब 8 लाख 10 लाख 20 लाख की उसने एक रकम वहाँ पे लगाई। अब हो सकता है कि प्रॉपर्टी 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद उसको मज़ीद भी 5 लाख 10 लाख रुपए ऊपर चली जाए, जो ये एक मार्केट में कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। उस पर उन्होंने जो क्वेश्चन किया हुआ है, इस पर जवाब जो है वो जवाब ये है कि अगर एजेंट पेज नंबर 14 पे, अगर एजेंट फ़रोख्त कुनंदा से सौदा मुकम्मल करके बयाना देता है, जैसा कि ज़ाहिर यही है और बाज़ स्टेट एजेंसी वालों से रब्ता करने पे भी यही मालूम हो, यानी इन्वेस्टिगेट भी किया उन्होंने कि क्या मार्केट में ऐसा होता है, तो सौदा मुकम्मल हो जाने की वजह से, यानी डील तो कंप्लीट हो गई ना, मैंने आपको टोकन दे दिया एज आपका एजेंट और मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं आपका ये घर है 5 करोड़ रुपये का, मैं आपको ये लीजिए बयाना इसका 20 लाख रुपये 40 लाख रुपये से बयाना ले लीजिए, बाकी पेमेंट के लिए मुझे टाइम दे दीजिए, इतने दिनों में आपको बाकी पेमेंट मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट डील की आपकी मेरी जो तय होने वाली बातें वो तय हो गई हैं। सो अब जो है ये जायदाद वो उसकी ऑनरशिप इसकी दूसरे के पास आ गई है। वो अगर चाहे तो वो किसी और को फ़रोख्त कर सकता है, यानी अगर वो 5 करोड़ से बढ़ के अब 540 हो गई, 520 हो गई, तो उसका जो नफ़ा है उसका मुस्तहक वो एजेंट है, क्योंकि उसने ये डील कर ली है और वो बाहमी रजामंदी से डील हुई है उसके ऊपर। और अगर वो किसी दूसरे के नाम से लेता है तब भी ये चीज़ हो सकती है। सो ये चीज़ है जी। दूसरी चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर एजेंट और सरमायाकार के बाहमी इश्तराक से, इन दोनों मिल के इन्वेस्टर
और हम ब्रोकर हजरात जो हैं, इन्वेस्टर और ब्रोकर अगर मिल के आपस में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और आपस में कोई एग्रीमेंट होता है उनका किसी भी चीज़ का 50-50 है या 75-25 का एक तय हो जाता है कि 75 जो बंदा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है वो कहता है जी 75% मेरा है, आप मेरे साथ काम कीजिए, 25% जो है वो आपका है। तो क्या ये इस सूरत में जायज़ है या नहीं है? तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि अगर सूरत मसला ये है कि एजेंट सरमायाकार से रकम लेता है, अपनी तरफ से कोई रकम नहीं लगाता और फिर अपनी रकम से जायदाद ख़रीदता है, जिसमें नफ़ा की शरह ये होती है कि सरमायादार को 75% और एजेंट को 25% मिलेगा, तो ये सूरत जायज़ है क्योंकि आपने चीज़ें पहले से तय कर ली हैं और यही रेशो आपकी डिसाइड हो गई है और इसका नाम अक़्द मुज़ारबत है, ना कि शिरकत। ऐसी सूरत में एजेंट सिर्फ सरमायादार से तयशुदा उसके तहत जो है वो 25% कमीशन लेगा और कोई अदर कमीशन जो सब्सिडी कमीशन है वो चार्ज नहीं करेगा क्योंकि वो उसके साथ डील में आ गया है। सो वो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज की कोई चीज़ है वो चार्ज नहीं करेगा कि मैं इस पर ब्रोकरी का जो है मैं एक्स्ट्रा कोई अमाउंट चार्ज करूँगा, वो उस पर चार्ज नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। और अगर इसके अंदर कोई लॉस होता है तो वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें जो लॉस है वो ऑब्वियसली उसका है, इन्वेस्टर का लॉस है, उसमें एजेंट का लॉस नहीं है क्योंकि वो अपने जो उसका प्रॉफिट है 25% वो उससे महरूम हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, बात सूरत में ये होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो सेलर है वो ये कहता है कि जी मुझे सिर्फ इतनी रकम चाहिए। कुछ लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि जी मुझे तो आप सिर्फ ये घर है 5 करोड़ रुपए का, आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ 480 चाहिए, ठीक है, मतलब 5 करोड़ का है मार्केट वैल्यू उसकी, मुझे 490 चाहिए, मुझे 495 चाहिए। तो इससे ज़ायद जो रकम है क्या वो एजेंट ले सकता है? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये है कि जी बाज़ औक़ात मुआवजे की एक रकम तय कर ली जाती है कि जी इसकी मजमूई रकम ये है, इसमें वकीलों के खर्चे होंगे, फ़लाँ खर्चे होंगे और जो बचेगा ये आप अपना उसमें कमीशन ले लीजिए। तो पहली सूरत में तो उन्होंने ये कहा है कि ये जायज़ नहीं है। जो एक बंदा ये कहे आके कि जी आप मुझे इस अमाउंट पे 490 दे दीजिए, बाकी सब आपका, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ये डील इसलिए चाह रहा है कि जी मुझे जो है वो ये जायदाद जो है वो बिक जाए और बाकी रकम जो है वो इस तरह नहीं ले सकता कि वो बजाय इसके ये कहने के कि तुम ले लो, क्योंकि आप बेसिकली उसको एक किस्म का लालच दे रहे हैं या उसे ये बात कर रहे हैं कि जी वो उसको जल्दी बेच दे उस चीज़ को, और या कुछ अच्छी कीमत पे बेच पाए किसी क्लाइंट को तलाश करके उसके ऊपर। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जी आप उसको अगर ये कह दें कि ये एज अ गिफ्ट आपको मिल रहा है तो फिर आपके लिए ये रकम जो है उसके लिए जायज़ हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वो उसमें मसला है, और अगर उसका कमीशन तय कर लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें मसाइल भी हो जाते हैं क्योंकि जब ट्रांसफ़र पे जाते हैं पता चलता है कि ये जो 490 की चीज़ थी एक्चुअली ब्रोकर ने 525 की बेच दी किसी को, तो फिर वो जो 30-35 लाख का फ़र्क है, सोचा होता है कि शायद चलो 2-4 लाख ऊपर बेच लेगा, 5 लाख बेच लेगा, हमारी जेब पे कमीशन का बोझ नहीं आएगा। लेकिन जब उसकी सेल अमाउंट सामने आती है कि ये इतने की सेलिंग हुई है तो फिर उस वक्त मसला बन जाता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी सूरत में भी उन्होंने यही कहा है कि आपको जो भी अखराजात लीगल एक्सपेंस आते हैं वो माइनस कर लिए जाएं तरीके से, उसके बाद जो बच जाए उसको आप एज अ गिफ्ट बोलें कि ये एज अ हदिया तुम्हें हम दे रहे हैं तुम्हारी उसके ऊपर, ताकि बाद में किसी किस्म के मसाइल ना हों। दूसरी चीज़ ये है जी कि एक सवाल है नाजायज़ आमदनी वाले को ज़्यादा फ़रोख्त करना या किराए पर देने का हुक्म। इसमें थोड़े से कुछ उलमा कराम के आपस में भी इसके बारे में कुछ नाजायज़ आमदनी जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि कोई इंसान जो है वो ऐसा काम कर रहा है जो बिल्कुल हराम के ज़ुमरे में आता है, कोई शराब का बिज़नेस है, तो उसमें तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि जी आप उसके साथ जो है वो ना करें, सेल परचेज़ का काम या कुछ ना करें। लेकिन कुछ जिस तरह यहाँ पे ज़िक्र है बैंक या इंश्योरेंस, इस पे तो उलमा कराम के अपने भी बीच में जो मेरी कम इल्मी की जो वो है उसमें मुख्तलिफ राय भी हैं दूसरे उलमा कराम की। तो खैर एक एजेंट के ज़रिए ज़्यादा देकर दूसरे एजेंट से मामला तय करना, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर कि आप किसी एक एजेंट के थ्रू क्लाइंट जो है वो चीज़ें चेक करता है, चूँकि पूरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं आपस में। ये दूसरे माशरों में जिनको हम अच्छा नहीं समझते, उन माशरों के अंदर ये चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक अंदाज में चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रोकरेज है, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, उनको वैसे ही पसंद नहीं किया जाता। और जब इस तरह कोई मामला होता है तो क्लाइंट आता है तो किसी एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय वो 10 लोगों को 10 मुख्तलिफ लोगों को मिलता है और उनको वो चीज़ दे के चला जाता है, चाहे बेचनी हो चाहे रिक्वायरमेंट हो ख़रीदने की, उससे बात कर रहा होता है। उस सूरत में एक एजेंट जो है वो चीज़ दिखाता है और कभी कभी क्लाइंट जो है वो उसकी चीज़ को किसी दूसरे के थ्रू ले रहा होता है। सो इस सूरत में वो ये कहते हैं कि जी क्या ये ऐसा सौदा अगर हो जाए तो उसके ऊपर क्या कमीशन लेना जो है वो जायज़ है। देखें, हम तो अपने ऑफिस में ये कहते हैं लोगों को कि आप क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर हम किसी क्लाइंट के लिए वर्किंग करने जा रहे हैं तो सिर्फ मैसेज पे या कॉल करने के बजाय कम से कम उसके साथ कोई
कोई कुछ ऐसे कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो, कोई ईमेल एक्सचेंज हो जाए आपस में, कुछ एक रिटर्न छोटा सा एक वन पेजर एक छोटा सा ब्रीफ बन जाए कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए इस एरिया में, ताकि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसकी बेस पे हम अपने लिए हकदार तो हों, उसके बाद में हम क्लेम तो कर सकेंगे सर आपका ये चीज़ दिखाई है और ये आपने किसी और के थ्रू ले ली है, तो उसमें हमारी डील में क्या मसला है, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना कमीशन चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर। सो इसमें वो ये बात कहते हैं, इसका जवाब ये दिया है उन्होंने कि अगर कोई भी ऐसी, जो पहला एजेंट किसी ख़रीदार को कोई मकान दिखाता है या कोई प्रॉपर्टी दिखाता है, तो पहली बात तो ये कि अगर दूसरे एजेंट के नोटिस में ये चीज़ आ गई है तो उसको उस पर काम करना ही उसके लिए जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है उसके लिए काम करना। लेकिन अगर फिर भी वो एजेंट जो है पहले से नहीं होता और वो मामला जो है वो उसकी बताई हुई कीमत पे ख़रीदार राज़ी ना हो, जिसकी वजह से एजेंट का मामला वो तय हो, वो ख़त्म हो गया पहले का, यानी कि अब वो घर किसी ने दिखाया और उसको समझ नहीं आई उस घर की, उस प्राइस, वो प्राइस समझ नहीं आ रही उसको, और वो डील उसने क्लोज़ कर दी कि नहीं मुझे आपके साथ काम नहीं करना। अब अगर किसी दूसरे एजेंट से वो चीज़ करता है तो अब वो दूसरे एजेंट के लिए वो पेमेंट जो है उस पर कमीशन या वो तमाम चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर वो पहले एजेंट वाली चीज़ के ऊपर, ये डील के ऊपर ही वो चीज़ हो रही है, तो अब पहला एजेंट भी कमीशन का हक़ रखता है और वो क्लेम कर सकता है कि मैं इसके ऊपर जो है वो मैंने मेहनत की थी और आप मुझे उसके ऊपर वो एक्ट दिखाइए, मुझे कमीशन दीजिए मेरा उसके ऊपर। फिर इसी पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी बराह रास्त सौदा, अब इसमें ये होता है कि सम टाइम डील हो रही होती है और जो बायर सेलर होते हैं या किराएदार और मालूम खान होते हैं वापस में वाकिफ़ निकल आते हैं। सो वो डील जो है वो दूसरे तरीके से हो जाती है। यानी इसमें क्वेश्चन ये है कि बाज़ औक़ात पार्टियाँ इब्तदाई मेहनत के वक्त एजेंट से वादा करती हैं कि सौदा आपके सिवा किसी और से नहीं करेंगे, और बाज़ औक़ात वो जो है वो डायरेक्ट कर लेती हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है जिस तरह शुरू में मैंने बताया कि वो उसमें ये कह रहे हैं कि जब मज़कूरा सूरत में जबकि एजेंट जायदाद दिखाने और रब्ता करने का काम करता है, तो ख़रीदार के लिए बराह रास्त सौदा करना जायज़ ही नहीं है। अगर वो इब्तदाई मेहनत के तौर पर इतना काम कर चुका है जिसका मार्केट में कुछ मुआवजा है, तो वो मुआवजा वसूल करने का हक़ रखता है। फिर ये है जी कि क्वेश्चन ये है कि जहाँ बड़ी रकम का सौदा हो, वहाँ ख़रीदते वक्त कम से कम कीमत पर सौदा मिले और बेचते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, ये एक फितरी ख्वाहिश है। लिहाजा अगर किसी ख़रीदार को पहली ही मरतबा आखिरी कीमत बता दें या फ़रोख्त कुनंदा को ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र दे दें, तो मज़ीद फ़ायदे के लालच में आकर पार्टियाँ इस सौदे को हाथ से ज़ाया करके अपना नुकसान भी कर लेती हैं। चुनांचे वो होता ये है कि एक रेंज बता देते हैं, या आपको एक आइडिया बता देते हैं कि जी कमो बेश ऐसा होगा। जिस तरह हमसे कोई जब प्राइसिंग पूछी जाती है किसी भी एरिया की, तो अब हम उसको बजाय इसके कि हम ये बोलें कि जी इसकी कीमत जो है वो 43 लाख है या 43,50,000 होगी, क्योंकि एग्जैक्ट जो चीज़ होती है प्रॉपर्टी की वो तो उसके ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उस टाइम पर मार्केट कैसी चल रही है, या आपको जो ख़रीदने वाला बंदा है वो क्या डिमांड करता है, वो क्या बात करता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी इस कीमत पे चाहिए आपकी। वो कीमत तो एक्चुअली उसने तय करनी है। वो मार्केट से 10,000 नीचे भी मांग सकता है, 1 लाख नीचे भी बात कर सकता है, 10 लाख नीचे का बायर भी बात कर सकता है। सो हम एक रेंज देते हैं कि जी ये 40 से, हमारे ख्याल के मुताबिक 40 से 45 लाख के दरमियान का इसका रेट होगा मार्केट का, क्योंकि हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि जी मार्केट में इस रेट पे काम हो रहा है, सेल और परचेज़ यहाँ पे हुई है पिछले 15-20 दिन के अंदर, तो एक एवरेज सामने आ जाती है कि जी ये आइडिया है हमारा, यहाँ पे ये चीज़ है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी अगर अल्फाज की अदायगी में एहतियात के साथ झूठ से बचते हुए ये काम किया जाए तो ये सही है, जायज़ के ऊपर। फिर ये है कि जी बाज़ मरतबा एजेंट दफ्तर छोड़ के चला जाता है, तो इसके काम से मुतमईन लोग दोबारा काम हो तो ऑफिस से रजू करते हैं। तो इस वक्त दफ्तर वाले इस एजेंट का पता बताने की बजाय खुद इस ग्राहक से मामला तय करने की कोशिश करते हैं। इस सूरत में रकम सिर्फ दफ्तर की कहलाएगी या इसमें एजेंट का हिस्सा भी होगा जो जा चुका होगा। तो ये सिचुएशन ये होती है कि नॉर्मली सेल्स के जो ऑफिसेज होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वहाँ पे सैलरीज नहीं होती, ना होने के बराबर होती हैं, कमीशंस बहुत होते हैं, बहुत हाई कमीशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 50-50 होते हैं कमीशन जिस पे काम हो रहा होता है एजेंट का, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहा होता है। तो चूँकि एजेंट जब मेहनत करता है तो उसके एक क्लाइंटेज बनती है, वो क्लाइंट मैच्योर होता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब वो चला जाता है, एजेंट जॉब छोड़ के ऑफिस चेंज करता है, तो क्लाइंट ने जब कॉन्टैक्ट किया उस कंपनी के साथ, तो क्या वो जो कमीशन अब कोई डील कंपनी उससे करेगी तो उस पर पिछले वाले का भी होगा। तो वो कह रहे हैं कि जी इस सूरत में दफ्तर वालों को चाहिए कि वो आने वाले लोगों को बता दें कि जी फ़लाँ साहब थे, फ़लाँ हमारे सेल्स पर्सन थे, वो यहाँ हमारे पास थे, अब वो नहीं हैं ऑफिस में हमारे, अब वो हमारे साथ नहीं हैं, और लेकिन डील ये है जो हम आप जो चीज़ पूछ रहे थे या हमारे पास जो ऑफ़र है वो ये है आपके लिए। अब अगर क्लाइंट उसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है उस सेल्स के बंदे के साथ, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि जी ठीक है मैं आपसे वो डील ले लेता हूँ।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो शरई लिहाज से मैंने आज कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। इस बुक का पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 034582332244। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बुक पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके मुताबिक कोशिश कीजिए, इस पर अमल कीजिए। तमाम चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। जितने भी सिस्टम्स बनते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हों या हमारी जो हुकूमतें हमारे लिए बनाती हैं वो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, हमारे बिज़नेस में निखार आता है। हमारे दीन का भी ये हुक्म है कि जब भी कोई आप डील करें तो उसको रिटन फॉर्म में लेकर आएँ, उसको लिखें, सबसे पहले मुआहदा करें। तो ये जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तमाम बुक्स होती हैं, इनको पढ़ा कीजिए, इस पे अमल कीजिए। जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको पढ़ें और इस कोशिश करें कि आपकी जो डील है वो इसके मुताबिक हो, ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जो है वो महफूज हों और आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकें। अदरवाइज़ मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैं यकीन नहीं करता, जिनका हुलिया जो है वो बिल्कुल कहीं भी उस तरह की गवाही नहीं देता जिस अंदाज से वो डील कर रहे होते हैं। अगर आप उनके पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि शायद बहुत मजहबी और बहुत इस किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन जब वो मामलात में जाएंगे, जब वो लेन देन में जाएंगे, जब वो डीलिंग में जाएंगे, तो आपको एकदम से बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आएगी। तो आप बोलेंगे कि यार इससे तो शायद बहुत से दुनियावी लोग बेहतर हैं जो ये चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे अमल करना आपके लिए, मेरे लिए और क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं क्लाइंट्स को भी ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि प्लीज़ वो जो हदीस है कि जी जो मज़दूर है उसकी मज़दूरी आप उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कीजिए। तो जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं या कोई भी मैकेनिक्स हैं या सेल्स पर्सन है, कुछ भी कोई भी इंसान काम करता है, आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो आपका ये फ़र्ज़ है कि जब आप उसे सर्विसेज लेते हैं तो सबसे पहले उसकी कमीशन अमाउंट जो आपने तय की होती है वो आप उसको अदा करें। अगर आप उसको अदा नहीं कर रहे तो आप गुनहगार बन रहे हैं, वो अमाउंट आपके लिए किसी सूरत भी हलाल नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा, कोई चीज़ अगर मेरे मुंह से गलती से गलत निकल गई हो तो माज़रत उसके ऊपर। बाकी बुक का पीडीएफ आप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।